अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिटायरमेंट के एजाज़ में आज फुल कोर्ट रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में हुआ और इस मौका पर अहम खिताब भी किया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने और कहा कि बार और बेंच से बहुत सीखा, अहलिया ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। मुजम्मिल साहब, बड़ा सवाल तो ये कि फुल कोर्ट रेफरेंस में बहुत से जजेस ने अदम शिरकत करके जी बड़े सवालात खड़े कर दिए। जो है आई तो हम करेंगे। अक्सरियत आई, 5 जजेस नहीं आए, एक उम्रे पे थे, 6 नहीं आए, तो बाकी 17 में से 13 मौजूद थे। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत ने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत की। अक्सरियत ने वहाँ काजी फ़ाइज़ ईसा को खराज तहसीन पेश किया और काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज जाते हुए भी ये साबित किया कि उनके साथ उनको सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों का एतमाद हासिल है। लेकिन आज 5 जज नहीं आए और एक उम्रे पे चले गए, तो 6 जज ही उनके मुखालिफ निकले ना। तो बाकी सब जजेस ने तो काजी फ़ाइज़ ईसा के कल रात इशाइये में भी शिरकत की, आज फुल कोर्ट में भी शिरकत की और उन्होंने इज्जत से काजी फ़ाइज़ ईसा को रुखसत भी किया। तो अगर तो कोई लोग कह रहे थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ अक्सरियत ही जा जाए, तो आज काजी फ़ाइज़ ईसा ने जाते जाते भी अपनी अक्सरियत साबित कर दी और ये साबित कर दिया कि जो मुखालफीन हैं उनकी तादाद कम है और कितनी है वो आज साबित हो गई। तो पहली बात तो ये है कि जो लोग कहते थे काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ अक्सरियती जज नहीं है, वो आज फुल कोर्ट देख लें, रात का इशाइया देख लें, 5 जज नहीं आए हैं, एक उम्रे पे थे, 6 नहीं आए हैं, 12 जजेस आए हैं। और ये फुल कोर्ट और इशाइया जो है ना, ये आउट गोइंग चीफ जस्टिस और इनकमिंग चीफ जस्टिस का फंक्शन होता है। जाने वाला अपना खिताब करता है और आने वाला अपना खिताब करता है। तो अगर तो जाने वाला और आने वाला दोनों मौजूद हैं तो फुल कोर्ट का रंग लग जाता है और अक्सरियती जज मौजूद हैं, तो फिर तो मेरा मतलब है कि कामयाब फुल कोर्ट हो गया। इस बहरानी कैफियत में भी जब मंसूर अली शाह साहब खत लिख रहे हैं और जिस तरह याया अफरीदी साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा की तारीफ़ की है और जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा ने याया अफरीदी की तारीफ़ की है, तो दोनों सेम पेज पे लग रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि एक ही दोनों बेहतरीन दोस्त भी लग रहे थे, बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग भी लग रही थी और लग रहा था कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को, और कोऑर्डिनेशन कितनी बेहतर है। और उन्होंने कहा क्या उनके लिए, ये पहले सुनवा दे। Such gentle softness, politeness and care that it will leave you astonished, if not shocked. But mind you, if you in any way provoke him, or if I may say so, poke the bear, then even hell hath no fury to match his scorn. And only God may help and save you. Let me share a secret with you all today, that I have faced such wrath of this bear many times. Ladies and gentlemen, let me tell you, the experience was not pleasant. As a judge sharing the bench with Justice Kazi Faiz Issa, I have learnt a lot. Where many like me would keep quiet and feel shy to openly admit that they are not clear about legal proposition, Justice Kazi Faiz Issa openly admitted that he would require the assistance of the worthy counsel. काजी साहब ने इसके जवाब में क्या कहा वो पहले सुनवा लें। हाँ, चलो फिर इकट्ठे तबसरा करें। हाँ जी, काजी साहब ने क्या कहा पहले वो सुन लीजिए। मेरे दोस्त या अफरीदी साहब ने कहा कि भालू कहेंगे या रीछ कहेंगे या सब बेर कहते हैं खतरनाक रीछ है। रीछ के साथ गुजारा किया, उसमें फारूक साहब हैं, तौसीफ साहब हैं, साजिद साहब हैं, सरदार साहब हैं और 2 लोग जो मेरे साथ, मैंने जिनका इंतखाब किया कि वो मेरे साथ आए और उसे इस शर्त पे आने के लिए तैयार हुए कि जिस दिन आप जाएंगे उस दिन हम भी जाएंगे। दिलचस्प सूरत है। वो कह रहे हैं मैं भुगत चुका हूँ, I've experienced। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो फिर काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में उन्होंने ठीक कहा है कि दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों का दुश्मन है। गुस्से में गुस्सा और जब इनको आता है, दुश्मनी पे आता है तो फिर किसी अगले को जहन्नुम भी नहीं बचा सकती, खुदा ही बचाए तो बचाए।
और मैं समझता हूँ काजी फायज ईसा ने बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स का मुजाहरा किया। उन्होंने जितने स्ट्रॉन्ग नर्व्स का मुजाहरा किया, देखें उनकी आप हिस्ट्री देखें कि शुरू करेंगे हम पीटीआई के दौर से जी। जब उन्होंने फैज़ाबाद धरने केस का फैसला दिया जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ और उनको निकालने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आया और बड़ा लाइमलाइट में थे और जनरल फैज़ और इमरान खान और आरिफ अलवी, शहजाद अकबर सब उनको निकालना चाहते थे। उनकी बेगम के ऊपर केस कर दिया और उनकी बेगम मुल्ज़म के कटहरे में खड़ी थी और उमर अता बंदयाल और जो तहरीक इंसाफ के हामी जजेस हैं वो उनकी बेगम की तजलील कर रहे थे कि ये अपनी बेगम की तजलील देखकर छोड़ के चले जाएं। काजी फायज ईसा ने वहाँ से फाइट किया है और अपना केस लड़ा है और पहले जनरल फैज़ को, इमरान खान को और आरिफ अलवी को उनके दौरे हुकूमत में शिकस्त दी है। जनरल फैज़ उन्हें नहीं निकाल सके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती तब भी काजी फायज ईसा ने अपनी अक्सरियत साबित की। वक्त का चीफ जस्टिस और वक्त के सारे सीनियर जजेस उन्हें निकालना चाहते थे, लेकिन अक्सरियती जजेस काजी फायज ईसा के साथ खड़े थे, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस काजी फायज ईसा के साथ खड़े हैं। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि तब भी प्रो पीटीआई जजेस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ थे, चाहे वो उमर ता बंदयाल, एजाजुल एहसन वगैरह थे। आज भी प्रो पीटीआई जजेस जो हैं वो काजी फायज ईसा, तब वो काजी फायज ईसा को निकलवाना चाहते थे, आज वो उसके फुल कोर्ट का बाइकआउट कर रहे हैं। अच्छा, पीटीआई ये क्लेम करती है कि उस वक्त फैज़ाबाद धरने में जो इनका स्टैंस था काजी साहब का, उससे आज का जो तरीके इंसाफ का स्टैंस है बड़ा मैच करता है, लेकिन काजी साहब का रोल उस वक्त कुछ और था। अब जब ज़ाहिरा काजी साहब चीफ जस्टिस बने तो उसके बाद बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। जो कहा करते थे माजी में, अमल नहीं किया उस पर। नहीं, आप देखें उन्होंने तो पार्लियामेंट की सरबुलंदी की बात की, धरनों के खिलाफ गुफ्तगू की। वो आज भी धरनों के खिलाफ हैं और पार्लियामेंट की सरबुलंदी की बात कर रहे हैं। जो बात वो बानी भी इमरान तहरीक इंसाफ के दौर में करते थे वही बात उन्होंने चीफ जस्टिस के तौर पे की। जो बात वो कहते थे कि उमर अता बंदयाल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल गलत सस्पेंड किया है, वो आज 26वीं तरमीम पे भी वहीं खड़े हैं कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हक है, पार्लियामेंट को कोई भी कानून बनाने का हक है। जहां वो तब खड़े थे कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का और आइन को में तरमीम का हक है, वहीं वो आज खड़े हैं। वो तब भी कह रहे थे कि पार्लियामेंट को हक है, वो आज भी कह रहे हैं पार्लियामेंट को हक है। वो उमर अता बंदयाल को भी यही कह रहे थे, खुद भी यही कह रहे हैं। जो पार्लियामान कानून बनाएगी वो कहते हैं उसके मुताबिक फैसले करने हैं। वो कहते हैं अदलिया को ना कानून बनाने का अख्तियार है ना आइन में तरमीम करने का अख्तियार है। उनका फड्डा क्या है? उनका फड्डा ये है कि वो कहते हैं कि मैं री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हक में नहीं हूँ। वो कहते हैं कि मैं कानून को अपनी वो जज मेड लॉ के हक में नहीं है कि कानून जज बनाएगा। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपना जो वक्त है, उनका जो वक्त है, वो जब बाद में हिस्टोरियंस लिखेंगे तो वो बहुत मुख्तलिफ लिखेंगे। जब पाकिस्तान की जमहूरी तारीख लिखी जाएगी तो उसमें काजी फायज ईसा उन चीफ जस्टिस में होंगे जिन्होंने जमहूरियत को मजबूत किया है। अच्छा, अहलिया का आपने जिक्र किया। काजी साहब की अहलिया का बड़ा अहम किरदार रहा है। रेफरेंसेस ज़ाहिर जिस तरह से उन्होंने भुगते, उसके बाद जब काजी साहब ने चीफ जस्टिस जब वो बने तब भी उनकी अहलिया उनके साथ मौजूद थी, और उसके बाद आज भी इस मौके पे अलविदाई तकरीब के मौका पर भी काजी साहब ने अपनी अहलिया को 3 से 4 बार याद किया, जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि मेरी जो अहलिया है उन्होंने हर मुश्किल वक्त में ना सिर्फ मेरा साथ दिया, और अगर वो ये यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने सब सुना कि किस तरह से लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे सराह रहे हैं। वो यहाँ ना होती और मुझे घर जाके उनको बताना पड़ता तो शायद वो यकीन ना करती। उन्होंने बात की, बट आई मतलब बड़ा एक जब काजी फायज ईसा ने हलफ लिया था तो उनकी अहलिया उनके साथ खड़ी थी। हाँ, और पहली दफा था कि देखा नहीं, हमने तो उनको केसेस में देखा वो किस तरह स्टिक लेके एफआईए के दफ्तर में, एफपीआर के दफ्तर में बतौर मुल्ज़म, फिर थानों में, हर जगह वो जो सारा पीरियड जुल्म का उन्होंने सहा। इन जजेस के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं जो काजी फायज ईसा के साथ हुआ। और क्या ये काजी फायज ईसा के साथ खड़े थे जब काजी फायज ईसा और उसकी फैमिली के साथ ये हो रहा था? जब सरीना ईसा के ऊपर मुकदमे बन रहे थे, वो मुल्ज़म के तौर पे एफआईए में पेश हो रही थी,
तब ये जो जजेस आज कह रहे हैं कि इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, तब ये काजी फैज ईसा के साथ खड़े थे। ये तब भी काजी फैज ईसा को निकालना चाहते थे, ये आज भी काजी फैज ईसा को निकालना चाहते हैं। ये तब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े थे काजी फैज ईसा को निकालने के लिए। तो काजी फैज ईसा ने हर दौर की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबला किया है। हाँ, उन्होंने कभी पार्लियामान से लड़ाई नहीं की। आज जो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लोगों को प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि काजी फैज ईसा पार्लियामान के साथ क्यों खड़े हैं। देखें, एक जो सबसे बड़ा काजी फैज ईसा का क्रेडिट है जो आज जाई अफरीदी ने सब ने उनको दिया कि एक तो उन्होंने इस मुल्क में इंतखाबात की तारीख दी और उस तारीख पर इंतखाबात हो गए। क्या उमर ताब बंदियाल ने जो पंजाब में इंतखाबात की तारीख दी उस पर फैसला हो गया? क्या ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला 8 जजों ने किया उस पर अमल? जज का काम सिर्फ फैसला देना नहीं, उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। वो तो लंदन डील का हिस्सा था ना, वो तो क्या क्या इंतखाब होना, सब कह रहे थे तो इंतखाब होना था, तभी नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस आना था। सेनेट में करारदाद आ चुकी थी कि 2 साल के लिए इंतखाबात मुलतवी करते हैं। हाँ जी, आई ना, पास हुई भी थी। और इंतखाबात कह रहे थे एक बेहतरीन निगरान हुकूमत आ गई है, 2 साल इंतखाब ना कराएं। हर बंदा कह रहा था इंतखाब की तारीख नहीं आ रही, 2 साल इंतखाब ना कराएं। ये कैबिनेट ये निगरान हुकूमतें 2 साल चलेंगी, ये चलेंगी, ये तो नहीं जो चलेंगी। हाँ। ऐसे में काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस बने और उन्होंने कहा क्यों 2 साल चलेंगी, इंतखाब होगा, मैं आर्टिकल 6 लगा दूंगा जो इंतखाब नहीं कराएगा। डेट लेके आए मेरे पास और सदर आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन डेट लाया और उस डेट पे इंतखाब हुआ। तो मेरे ख्याल में उसके अलावा जो उन्होंने खवातीन को विरासत का हक दिया, 190 मिलियन पाउंड जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े थे, जिनका कोई काम ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसों ने क्यों पड़े उन्हें? वो पैसे उन्होंने कौमी खजाने में जमा कराए कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है इस तरह के पैसे रखना। डैम फंड के पैसे उन्होंने वापस सुप्रीम कोर्ट से कौमी खजाने में जमा कराए कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। तो उन्होंने तो जुडिशल एक्टिविज्म को बहुत हद तक मैं समझता हूँ ख़त्म किया, कोई सू मोटिव नहीं लिया। कोई बंदा बताए कि जी काजी फैज ईसा ने ये सू मोटिव लिया और मतलब इस सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे ऐसे चीफ जस्टिस आए हैं जिन्होंने सुबह शाम सू मोटिव लिए हैं, सू मोटिव के अलावा काम ही कोई नहीं किया। काजी फैज ईसा का कोई सू मोटिव दिखा दो। अच्छा, काजी फैज ईसा साहब ने आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा हो सकता है हमसे भी कुछ गलत फैसले हुए हों, कागज के टुकड़े पर दर्ज तहरीर से अंदाजा लगाते हैं। वो तो एक लीगल प्रोसीडिंग है ना कि आप सच और झूठ जो है वो कागज से जांचते हैं। आपको तो नहीं पता होता असल सूरत हाल क्या है। उनका मतलब है कि हम तो केस की फाइल पढ़ के या दलाइल सुनकर फैसला करते हैं। सच क्या है ये जज को पता, क्योंकि जज ने कोई तहकीकात तो की नहीं होती। तो उनका मतलब है कि हम तो कागज पढ़ के फैसला करते हैं, इसमें गलती की गुंजाइश अपनी जगह मौजूद है। वो एक कानूनी बात कर रहे हैं कि जज ने तो फाइल पढ़ के फैसला करना है। अब वो फाइल सच्ची है या झूठी है, इस पर जज तो कुछ नहीं कर सकता। वो एक लीगल बात है कि हमारे निज़ाम इंसाफ में प्लेंट और उसके बाद रिप्लाईज और उसके बाद चार्ज फ्रेम उस सारे का, और सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी एपलेट कोर्ट है, जो नीचे से आया है उन्होंने वो फाइल पढ़ के ही फैसला करना है। तो मेरे ख्याल में आज काजी फैज ईसा साहब को जो सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस हैं उन्होंने एक अच्छे तरीके से अलविदा किया। एक यादगार भी उन्होंने तामीर करवाई है और वो भी विजिट करवाई उन्होंने सहाफियों को। ठीक है, हर आदमी जाती दफा देखो ना जी कोई डैम फंड बना गया, लेकिन वही ना तनकीद कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि ये भी कौम का पैसा था जो 12 करोड़ रुपए की वो यादगार बनी। ठीक है, अब यादगार क्यों नहीं बननी चाहिए याद? अब ऐसे तो आप कहेंगे ये मीनार पाकिस्तान में क्यों बना, ये नहीं बनना चाहिए। फिर ये माल रोड पर इशारा आप कहेंगे कि ये जो मीनार माल रोड पे जो इस्लामिक समिट का वो मीनार बना हुआ है ये भी क्यों बना, ये म्यूजियम क्यों बना, ये पाकिस्तान में ये चीज़ क्यों बनी, ये क्या करें? मेरा ये तो हमारे जो लोग हैं वो समझते हैं कुछ भी ना बने सारा गिरा दें, प्लेन ज़मीन कर दें। मेरा मतलब है दुनिया भर में इस तरह की यादगारें बनती हैं। कौमी असम्बली के अंदर जाएं तो यादगार बनी हुई है आइन मंजूर होने की, और उन्होंने पूरा एक म्यूज़ियम वहाँ पे बनाया आइन मंजूर होने का, और एक गैलरी बनाई है। तो वो कह देंगे कि जी वो जिस स्पीकर ने, वो रज़ा रब्बानी ने वो बनाई थी तो उनको क्या ज़रूरत थी बनाने की, वो ज़ारा को करने का ज़ाया कर दिया उन्होंने। तो मतलब ये एक जो है ना ब्लेम गेम। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई यादगार है, कल को कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट विजिट करेगा तो वो उस यादगार में जाएगा, तो ये तो कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। मुझे तो इसमें कोई बुरी बात नज़र नहीं आई। बाकी जिन लोगों को काजी फैज ईसा से तकलीफ़ है वो तकलीफ़
कोई दूर नहीं कर सकता। वो सिर्फ उनका कोई साकिब निसार जैसा चीफ जस्टिस आ जाए तो दूर हो जाएगी, अच्छा। वो उमर ता बंदियाल आ जाए तो दूर हो जाएगी, तो वो उसके अलावा तो दूर नहीं हो सकती, क्योंकि ना काजी फायज ईसा साकिब निसार है, ना उमर ता बंदियाल है, ना इजाजुल एहसन है, ना मज़ाहिर अली नकवी है। जो जजेस उन्हें पसंद हैं दूसरी साइड को, उनको देख लें और काजी फायज ईसा को देख लें, फ़र्क आपके सामने आ। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद एक ख़त का जिक्र करेंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त, और डिटेल डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि फुल कोर्ट में तो शरीक नहीं हुए और उम्रे की अदायगी के लिए वतन से बाहर भी हैं, लेकिन उन्होंने जो ख़त लिखा है काजी फाइज ईसा के संगीन इल्ज़ामात हैं जो उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जी जो काजी फाइज ईसा साहब हैं उन्होंने अदलिया में मुदाखलत रोकने के बजाय मज़ीद दरवाजे खोल दिए। मुज़म्मिल साहब, एक लंबी लिस्ट है, ये लेटर मेरे पास मौजूद है जो उनकी तरफ से काजी फाइज ईसा साहब को लिखा गया। मैं चाहती हूँ आप अपने नाजरीन के सामने इसके पॉइंट्स रखें। देखें, आज वो उम्रे पर हैं, ठीक है ना, अल्लाह के घर हैं, तो वहाँ से उनको ऐसे सियासी ख़त लिखने की, कि बंदा वहाँ जाता है उसे तो दीन और दुनिया भूल जाती है, वहाँ जाता है तो वो तो फिर अल्लाह की लगाव में अल्लाह के हजूर पेश है। वहाँ से मतलब बैठ के कौन सियासत करता है और कौन इस तरह ख़त लिखता है। जो मांगना है अल्लाह से मांगे, अल्लाह के घर मौजूद हैं, वो उन्हें मक्के में गए हुए हैं, उम्रा करने गए हुए हैं, उम्रा करें। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आई। लिखा है उन्होंने कि मेरा खत फुल कोर्ट रेफरेंस के रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाए, इसीलिए इस मौके पर यह खत सामने आया। देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने तो वैसे साकिब निसार का रेफरेंस भी नहीं अटेंड किया था, और ये एक रिवायत मौजूद है कि जो जजेस जिनकी लड़ाई होती है या जो अदलिया में ग्रुपिंग होती है और जो जजेस चीफ से नाराज़ होते हैं वो उनके रेफरेंस में नहीं जाते हैं। तो मेरे नज़दीक को मंसूर अली शाह का यहाँ जो आज 5 जज फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं आए, तो ये कोई नई तारीख रकम नहीं हुई है, इसकी लंबी तारीख है। और जजेस ने हमेशा ही ऐसा किया है कि जिनसे वो नाराज़ होते हैं उनके फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं जाते, ऐसे ख़त लिखते हैं जैसे जजेस को ये सियासी ख़त नहीं लिखने चाहिए। मैं तो पहले दिन से जजेस के ख़त लिखने के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने अपना जाते जाते गुस्सा निकाला है काजी फायज ईसा पे। मेरे ख़्याल में मंसूर अली शाह ये समझते हैं कि अगर काजी फायज ईसा ना होते तो वो चीफ जस्टिस बन जाते। काजी फायज ईसा ने 26वीं आईनी तरमीम पर स्टे नहीं दिया। जो सबसे बड़ा जुर्म इस वक्त काजी फायज ईसा का बन के निकल रहा है वो ये है कि जब पार्लियामान 26वीं आईनी तरमीम पास कर रही थी और जब पीटीआई पटिशनें करा रही थी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में कि 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर होने से रोका जाए, तब काजी फायज ईसा ने पार्लियामान के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई नहीं जारी किया कि आप तरमीम नहीं पास कर सकते। उनका अगर मंसूर अली शाह साहब का ये ख्याल है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम को रोक लिया जाता तो वो आज चीफ जस्टिस होते। देखें ना, मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से भी ये कहा जाता है कि वो फैसला दरअसल तरमीम को रोकने के लिए था, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब का ख्याल था कि अगर मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल गई तो तरमीम हो जाएगी, और तरमीम हो गई तो वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। फिर मुनीब अख्तर भी चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, आयशा भी चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगी। तो ये सारे जो चीफ जस्टिस बनने की लाइन में थे ये सब इकट्ठे हो गए कि हमने अब 2/3 नहीं बनने देनी, तो इसलिए उन्होंने पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला पीटीआई ने जो नहीं भी मांगा था दिया, और फिर नजर सानी नहीं लगने दी। मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह छुट्टियों पे चले गए और उन्होंने नजर सानी नहीं लगने दी ताकि तरमीम ना हो सके और वो चीफ जस्टिस बन सके। देखिए, काजी फायज ईसा नजर सानी नहीं लगा सके मखसूस नशिस्तों वाली, क्योंकि ये लोग नहीं मान रहे थे फुल बैठने के लिए। लेकिन कुछ कानून कुदरत भी है, वो कहते हैं मैन सपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तरमीम हो गई, तरमीम हो गई, पार्लिमानी कमेटी बन गई, उस कमेटी ने याहिया अफरीदी को लगा दिया। ये सब कहते थे याहिया अफरीदी कबूल नहीं करेंगे, याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस बनना कबूल कर लिया। इन सब को शिकस्त फाश हो गई। ये जो 6 जज हैं ये टेक्निकली काजी फायज ईसा और के खिलाफ नहीं है, इनको अपने अपने ग्रीवियंसेस हैं और इनको शिकस्त हो गई है। ये पार्लियामान को कोई तरमीम करने से रोकना चाहते थे जुडिशल एक्टिविज्म से, जो ये नहीं कर सके, लिहाजा ये उसका गुस्सा काजी फायज ईसा पर निकाल रहे हैं।
लिहाजा मुझे लगता है कि मंसूर अली शाह साहब ने ये ख़त लिखकर अपने किसी कद में इजाफा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अदलिया के दिफा के लिए इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा ही नहीं किया है चीफ जस्टिस बन के काजी फाइज ईसा साहब ने। तो अब वो क्या मुदाखलत रोकते जी? हर जज इंडिपेंडेंट है, वो मुदाखलत कैसे रोक सकते थे? तो मैं तो आज भी कहता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को खत नहीं लिखना चाहिए था। जो मुदाखलत कर रहे हैं उनको सज़ा देने का अख्तियार खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के पास है, कंटेम्प्ट का, तौहीन अदालत का। जो सज़ा सुप्रीम कोर्ट दे सकता है वो सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज खुद भी दे सकते थे, उन्होंने खुद क्यों नहीं दी? वो क्यों चाहते थे कि ये जज, मतलब आप अपना काम खुद नहीं करना चाहते और कहते हैं कोई और करें? और मेरे ख्याल में ये व्यू ठीक था कि उन्हें खुद सज़ा देनी चाहिए, वो खत क्यों लिख रहे हैं? लिहाजा मैं नहीं समझता कि, और अब आप देखें कि ये साबित हो गया कि ये 6 जज जो हैं जो ग्रुपिंग कर रहे थे, जो अब फुल कोर्ट में और रात शाही में नहीं आए। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा बड़ा सवाल क्या है, ये कल याहिया अफरीदी के हलफ में आएंगे या नहीं? देखिए लड़ाई इनकी काजी फाइज ईसा तक थी। क्या कल तो काजी फाइज ईसा नहीं होंगे ना, कल तो याहिया अफरीदी का हलफ होगा बतौर चीफ जस्टिस। क्या ये जो 5 जज आज फुल कोर्ट में नहीं आए, रात शाही में नहीं आए, जिनमें अतर मनिल्ला हैं, जिनमें मेरा मतलब मुनीब अख्तर हैं, जिनमें आयशा हैं, जिनमें वो शहजाद हैं, अतर मनिल्ला है, ये सब कल फुल हलफ बर्दारी पे आएंगे याहिया अफरीदी की, या ये कल याहिया अफरीदी की हलफ बर्दारी का भी बाइकआउट करेंगे? लगता तो यही है। नहीं, मुझे नहीं लगता। आएंगे। मुझे लगता है ये कल चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी में पहुंच जाएंगे। ये मेरा ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ख्याल है ये कहेंगे कि जी हमारी लड़ाई तो काजी फाइज ईसा तक थी, हमारी याहिया अफरीदी से तो कोई लड़ाई नहीं। क्योंकि अभी तक का जो तासुर दिया जा रहा है वो जस्टिस याहिया अफरीदी के तरफ से यही हवाले से तासुर दिया जा रहा है कि बड़े न्यूट्रल हैं और ये एक नया ट्रेंड सेट करने वाले हैं आने वाले टाइम में अदलिया में। तो देखना यही होगा कि लेकिन इन 5 जजेस में से किसी ने अभी तक याहिया अफरीदी से मुलाकात नहीं की, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इनके कोई पर्सनल क्लैश भी नहीं है उनके हवाले से कुछ इतना। ये तो अब देखें ना जी, उन्हें हो सकता है अगर वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं तो फिर उसके नतीजे में बनने वाले चीफ जस्टिस के भी खिलाफ होंगे। मेरा मतलब है जिस प्रोसेस, अगर याहिया अफरीदी बनने से इनकार कर देते तो ये तो एक आईनी बहरान पैदा करना चाहते थे, लेकिन याहिया अफरीदी ने कोई आईनी बहरान मुल्क में नहीं आने दिया, उन्होंने कबूल किया और वो फुल कोर्ट में भी मौजूद हैं। वो इनके साथ, अगर याहिया अफरीदी काजी फाइज ईसा के फुल कोर्ट में ना आते तो फिर ज़्यादा बड़ा फियास्को हो जाता कि जी इनकमिंग चीफ जस्टिस ही नहीं आए, लेकिन वो रात शाही में भी थे, आज फुल कोर्ट में भी थे, तो काजी फाइज ईसा का तो फुल कोर्ट सज गया, इनकमिंग और आउटगोइंग चीफ जस्टिस दोनों मौजूद थे। अच्छा, ये खत में बड़े सख्त लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं काजी साहब के लिए कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत पर शुतुरमुर्ग की तरह सर्रेत में दबाए रखा और चीफ जस्टिस की नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर इज्जत नहीं है। चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा है कि फैसलों पर अमल दरामद किया ही ना जाए। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, काजी फाइज ईसा ने कैसे अमल दरामद रोका जी? अगर ये नज़र सानी की दरख्वास्त लगा, मुझे पता है ये फ़िक्रे उन्होंने लिखे हैं मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ना होने की वजह से। अब सूरत हाल ये है क्योंकि इख्तिलाफ तो रिमार्क्स में नजर आता था अच्छा, ना इस केस के। अगर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर नजर सानी की दरख्वास्त लगने देते और नजर सानी को ना रोकते, इनका तो ख्याल था ना एक दफा मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएं तो फिर नजर सानी लगाएंगे जी। अच्छा, ताकि हुकूमत का एक लीवरेज हमारे हाथ में रहे, 2/3 नहीं होगी, हम एक कार्ड अपने हाथ में रखेंगे और अदलिया और इलेक्शन कमीशन पर दबाव रखेंगे कि नोटिफाई करें PTI की सीटें। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये नजर सानी की दरख्वास्त लगा देते और नजर सानी डिसाइड हो जाती तो आज किसी के पास ये उज़र ही ना होता कि फैसले पे अमल हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें ही कंटेम्प्ट में भी सजा दे देते। आप 8 जज थे, आप अक्सरियती जज थे, लेकिन आपने नजर सानी को रोक कर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने सियासत का आगाज किया सुप्रीम कोर्ट में। आपने पार्लिमान के साथ भी सियासत की, आपने काजी फाइज ईसा के साथ भी सियासत की, आपने मुल्क की जमहूरियत के साथ भी सियासत की। उस सियासत के नतीजे में आपको शिकस्त हो गई। आपने ये सब कुछ इसलिए किया था कि आप 2/3 रोक रहे थे, आप तरमीम रोक रहे थे, आप हुकूमत को निकालना चाहते थे, तो फिर वो सब कुछ नहीं हो सका। 2/3 भी हो गई, तरमीम भी हो गई,
तो टेक्निकली जो सियासत मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब ने शुरू की अपने साथी जजों के साथ मिलकर, वो उसमें उनको शिकस्त हो गई और पार्लियामेंट जीत गई, हुक्मरान इत्तेहाद जीत गया, 2/3 बन गई, तरमीम हो गई, तरमीम इम्प्लीमेंट हो गई। अब मैं ये समझता हूँ कि आगे तो आइनी बेंचेस ने सुनना है इनका, ये आइनी बेंचेस में होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता, लेकिन अब प्रोविंसेस में भी आइनी बेंच बन जाने तो पाकिस्तान का निज़ाम अदल तो बिल्कुल तब्दील होने जा रहा है। एक आपको नया निज़ाम अदल नजर आएगा जो कि जस्टिस मंसूर के मुताबिक कंट्रोल्ड होगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा के रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना ये पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा भी दिखा सकते हैं। मतलब ये बड़े साकिब निसार की तरफ अभी नहीं गए थे। देखिए, मंसूर अली शाह साहब ने हर चीफ जस्टिस के साथ सियासत की है, पहली दफ़ा कर रहे हो तो हम माने। मैं समझता हूँ कि ये उनका पुराना स्टाइल है और वो इस वक्त तो वो ये खत जाहिर कर रहा है कि उन्हें चीफ जस्टिस ना बनने का बहुत गुस्सा है और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनका गुस्सा जाहिर कर रहा है। मुझे नहीं लगता ये किसी जज का लिखा हुआ खाता है, मुझे लगता है ये किसी एग्रीव्ड पार्टी का किसी नहीं। तो जस्टिस मंसूर ने जब चीफ जस्टिस बनना था तो वो एक सीनियरिटी लिस्ट को फॉलो करते हुए बनना था, जैसे पिछले तमाम जजेस ने किया, वो तो उनका राइट था। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस बना देते, तब मंसूर अली शाह क्यों तीसरे नंबर वाले के हक में थे? जो काम मंसूर अली शाह साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में किया और उसको जस्टिफाई करते रहे जर्नलिस्टों के आगे कि नहीं नहीं, सिर्फ जज होकर आप चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, चीफ जस्टिस के लिए स्पेशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। शुजात अली खान और बाकर नजफी में वो क्वालिटीज़ नहीं है, इसलिए हमने तीसरे नंबर वाले को चीफ जस्टिस बनाया। तो अब उनके साथ हो गया तो उन्हें तकलीफ क्या है? ये रवायत शुरू तो मंसूर अली शाह साहब ने की ना, जुडिशल कमीशन में जूनियर को चीफ जस्टिस बनाने की। यहाँ भी मुकाफात अमल हुआ, यहाँ भी मुकाफात अमल हुआ, यहाँ भी उन्हें शुजात अली खान और बाकर नजफी की आ लग गई। मैं समझता हूँ लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस बाकर नजफी की जो आह है वो उठी और पार्लियामान के ईवानों तक पहुंची और उसकी गूंज और वो उसमें मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को भगा के ले गई। वो जो आह थी जो लाहौर हाई कोर्ट से उठी कि जे साडा नहीं रहा कुछ तो ताड़ा भी कख ना रहे, समझे ना, जे तुसी सानू जलील कीता तुसी भी इज्जत ना पाओ। तो मेरा मतलब है कि उन दो जजेस के साथ आपने जो किया लाहौर हाई कोर्ट में वो आपके साथ हो गया मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के साथ, नया नहीं हुआ। चंद माह पहले ही आपने लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस बाकर नजफी के साथ ये किया है और चंद माह बाद ही मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के साथ वो हो गया। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? चीफ जस्टिस का किरदार लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है, एक चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, लेकिन यहाँ हमने उलट देखा है। अच्छा, चीफ जस्टिस का काम एक सियासी जमात के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना नहीं है, लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मुसीबत यह है कि आप देखें ना कि भरी पड़ी है। मंसूर अली शाह साहब ने पिछले साल 60 छुट्टियां की हैं, 3 दफ़ा तो अमेरिका गए हैं छुट्टियों पे। अगर उन्हें लोगों के इंसानी हकूक का और लोगों के मुकदमात का ख्याल हो, मुनीब अख्तर साहब के बारे में भी काजी फायज ईसा साहब ने कहा है कि वो 11 बजे के बाद काम ही नहीं करते। 60,000 मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब वो तो नहीं, उन्हें सिर्फ पीटीआई के मुकदमात में दिलचस्पी है, सियासी मुकदमात में दिलचस्पी है। वो आम आदमी के हकूक के लिए आम आदमी का मुकदमा सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन जजेस ने कहा है कि आम आदमी के मुकदमात हमारे आगे लगा दिए जाएं, नहीं, ये तो कहते हैं हमें वो हम ख्याल बेंच में हमें वो स्पेशल केसेस दें, हमने अपनी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखने हैं और उसमें। लेकिन आप क्यों मंसूर अली शाह साहब के बारे में ये बात हर बंदा कह रहा है कि जी उन्होंने पीटीआई वालों को कहा है कि मैं सारा कुछ उल्ट दूंगा, मुझे चीफ जस्टिस बनने दें। क्या किसी इनकमिंग चीफ जस्टिस, वो आज इसकी भी वजाहत दे देते इस खत में कि मेरे बारे में पार्लियामेंट में जो तकरीरें मंसूर अली शाह साहब के बारे में हुई या मंसूर अली शाह साहब के बारे में इस मुल्क के वजीर दफा ने, स्पीकर पंजाब असम्बली ने और जिम्मेदारान ने जस्टिस मंसूर अली शाह पे जो चार्जशीट लगाई है कि वो पीटीआई के साथ मिलकर एक मुल्क को फियास्को की तरफ ले जा रहे थे, आईनी बहरान की तरफ लेके जाना चाहते थे, काश उन इल्ज़ामात का भी वो जवाब दे देते इस खत में कि मेरे बारे में जो ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि मैं ये करना चाहता था और इसलिए मुझे चीफ जस्टिस नहीं लगाया गया, ये इल्ज़ामात गलत हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, इतना ही लिख देते।
अच्छा, उनकी अहलिया को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया ना, वो आपको एक स्कैंडल पता होगा जिसमें वो उन्होंने डिनाई किया और मतलब खबर की इसकी तरदीद भी हुई है कि उन्होंने भी अपनी अहलिया को खुश करने के लिए मखसूस नशिस्तों का मैं बहरहाल नहीं अहलिया के बारे में कमेंट करता, मतलब मैं आपको बताऊं तो लोग तो कुछ भी प्रोपेगेट करते हैं, प्रॉब्लम उनको इस तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ना। नहीं, आपको नहीं लगता ये सब रूमर्स भी हो सकती हैं, प्रोपेगेंडा भी हो सकता है? हो सकता है, प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन जब नवाज शरीफ की सजा के वक्त जजेस ने अपने खानदानों को बुलाकर लॉबी में बिठाया और उन्होंने नवाज शरीफ की नाअहली पर तालियां बजाई, तो फिर ये ज़रूर सवाल उठा कि जजेस की फैमिलियां उनके फैसलों पर असरअंदाज होती हैं, जो कि एक गलत तासुर है, जो नहीं होना चाहिए। आज वैसे काजी फायज ईसा साहब ने भी कहा है कि जब उन्होंने वो रेस्टोरेंट खत्म किया है तो उनकी नवासी ने कहा है कि जी वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, परिंदे वहां रहते थे, ये था। तो मेरे ख्याल में तो लोग इस पर भी बड़ा तनकीद कर रहे हैं कि काजी साहब ने अपने बस ये आखिरी रेफरेंस में सिर्फ अपनी फैमिली, अपनी नवासी, अपनी अहलिया, अपनी दादी, खुद का सारा जिक्र किया। तो वो क्या जिक्र करते हैं? और आपका उसके फुल बाद कोर्ट अवाम के लिए क्या किया और आईनी तरमीम के मामले में क्या किया, उसका कोई जिक्र नहीं। विरासती हकूक दिलाए, उन्होंने इतने केसेस में लोगों के फैसले किए, बतौर जज उनकी कारकर्दगी पर कोई आदमी नहीं इतराज कर सकता। बहरहाल मुखालफत का काफी सामना है। देखिए, वो मुखालफत तो एक सियासी जमात की है ना, और दूसरी तरफ सहाफियों की नहीं वो आप भी, चूंकि आपका भी पूरा पाकिस्तान वही सियासी जमात है, आप उससे बाहर देख नहीं सकती। बाकी सारा पाकिस्तान आपको नजर ही नहीं आता है कि वो काजी फायज ईसा के साथ खड़ा है। 8 फरवरी के इंतखाबात देखिए, एक जज, एक मिनट, इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट में कितने जज, लेकिन 8 फरवरी वाले दिन काजी साहब ने आंखें बंद क्यों कर दी? काजी फायज ईसा का काम ही कोई नहीं 8 फरवरी वाले दिन, वो क्या सू मोटिव ले लेते? इलेक्शन कमीशन पर उंगली नहीं उठेगी कि मखसूस नशिस्तों के मामले में खामोश क्यों था? क्यों वो सू मोटिव ले लेते? क्यों लेते वो सू मोटिव? चले उसको गलत तो गलत क्यों लेते वो सू मोटिव? नहीं, आइन में तरीका मौजूद है ट्रिब्यूनल बनाने का, जाएं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के साथ मिलकर ट्रिब्यूनल बनाए। 2018 में चीफ जस्टिस ने अंगूठा लिया था आरटीएस बैठने पे। 2018 में जो साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, जब आरटीएस बैठ गया था तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे अंगूठा रख दिया था। नहीं, जब बल्ला छिन गया तो उसकी तशरीह तो गलत हुई ना। आप मुझे ये बताएं कि 2018 में जब आरटीएस बैठ गया था, यहाँ तो आप कहें ना कि जी इससे पहले जब इंतखाबात में कुछ हुआ है तो चीफ जस्टिस साहिबान ने अंगूठा रखा है। ये काजी फायज ईसा पहला चीफ जस्टिस है जिसने अंगूठा नहीं रखा। भाई 2000 पड़ी ऐसा ही होता है, लेकिन सवाल ये कि कैसा ही होता रहेगा। इसलिए कि आप समझें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं कि वो अंगूठा रख दे। ठीक है, ये ट्रिब्यूनल्स में जाना है मामला, ट्रिब्यूनल्स ने फैसला करना है, ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान और इलेक्शन कमीशन ने बनाने हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का क्या किरदार है? उसने ट्रिब्यूनल बनाने हैं। आप मेरी बात समझे ना? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो एक सियासी जमात के नैरेटिव को साइड पे छोड़ें, बाकी काजी फायज ईसा की कंट्रीब्यूशन में बात कर लें, उनके नैरेटिव को पर मैं बात नहीं करना चाहता। वो एक नैरेटिव बिल्डिंग है, उसका कोई जवाब भी नहीं दे सकता। खुद मंसूर अली शाह साहब के पास क्या पॉलिटिकल क्वेश्चंस का जवाब मौजूद है? जो एक सियासी जमात मंसूर अली शाह पे इल्जाम लगा रही है कि उसके जवाब मंसूर अली शाह के पास हैं, वो अंगूठे पर थाम रख देते, उनके पास भी तो उसके जवाब नहीं है। तो फिर काजी फायज ईसा से जवाब मांगने की क्या जरूरत? ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं और किस तरह से अलीमा खानम और उज़मा खानम की रिहाई हो चुकी है, जमानत मंजूर होगी, इस पर बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। और मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने आज मीडिया टॉक की और मौलाना ने कहा कि मैं अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं है, 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ सकेगी, भरपूर मज़ामत करेंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, पहले सुनिए। नहीं आ सकेगी, इंशाल्लाह भरपूर मुज़ामत करेंगे, ये कोई आसान काम नहीं है। जी मुज़म्मिल साहब, आपने सुना मौलाना साहब की तो स्टेटमेंट इस टाइम क्लियर है कि भरपूर मज़ामत करेंगे, किसी सूरत जो 27वीं आईनी तरमीम है वो नहीं आ सकेगी। क्या इसकी भी तैयारियां चल रही हैं? पहले तो ये बता दें, 27वीं आईनी तरमीम, मुझे लगता है कि अभी फौरी तौर पे तो कोई 27वीं आईनी तरमीम की उसमें क्या करने जाएंगे, उसकी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात जो मौलाना ने की है वो कहा है कि मैं हुकूमत को ज्वाइन नहीं कर रहा और अपोजिशन में रहूँगा। देखिए, बहुत सारी खबरें थी कि मौलाना हुकूमत ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें गवर्नर KPK मिल रहा है बलूचिस्तान, और मना लिया बिलावल ने भी, मोहसिन नकवी ने भी, मौलाना को 2 वजारतें दे रहे हैं, मौलाना को बलूचिस्तान में हुकूमत मिल रही है, मौलाना KP का गवर्नर ले रहे हैं। तो एक शोर था पिछले दिनों सोशल मीडिया पे, तो ये भी चल पड़ा कि कुंडी साहब को हटा दिया गया है और मौलाना के बेटे के लिए समरी मूव हो गई है, डील लॉक हो गई है, डील लॉक हो गई है जिसकी बातें हो रही हैं। लेकिन मौलाना ने आज कहा है कि वो अपोजिशन में रहेंगे।
अगर मौलाना ने ये कहा है वो अपोजिशन में रहेंगे, इसका मतलब है वो कोई हुकूमती ओहदा उनकी पार्टी नहीं ले रही मरकज में, क्योंकि बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। सवाल खड़े हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मौलाना ने अभी ना हुकूमत ज्वाइन करने का फैसला किया और ना 27वीं तरमीम को की हिमायत करने का फैसला किया। मौलाना दोनों फैसले इकट्ठे करेंगे, 27वीं तरमीम का भी और हुकूमत में शामिल होने का भी। अभी दोनों फैसलों का वक्त नहीं है, तो अभी वो ना हुकूमत में शामिल हो रहे हैं ना 27वीं तरमीम की हिमायत कर रहे हैं। जब 27वीं तरमीम के पास होने का वक्त आएगा तो उस वक्त देखा जाएगा। मौलाना 10 दिन ना करके भी हाँ कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मौलाना की ना हाँ में बदल जाती है। मतलब 26वीं आईनी तरमीम के बारे में बहुत से लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि मुसवदा तो मौलाना कह रहे हैं मैंने हुकूमत का मुस्तरद कर दिया और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, लेकिन काम सारे हुकूमत के हो गए। चीफ जस्टिस भी हुकूमत ने मर्जी का लगा लिया, आईनी बेंच भी बना लिए, तो मौलाना ने हुकूमत क्या काम किया, कौन सा मुसवदा, मतलब हुकूमत क्या चाहती थी? चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का लगाना चाहती थी तो वो तो मौलाना ने कर दिया। आईनी बेंच बनाना चाहती थी अदालत, वो भी मौलाना ने कर दिया। तो ये मुसवदा डस्टबिन में कौन सा फेंका मौलाना ने, ये नहीं समझ आ रही। काम तो मुसवदा हुकूमत का है, काम मुसवदा मौलाना का है, काम हुकूमत के हैं। तो मेरे ख्याल में मौलाना की सियासत पर नजर रखें, पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं। तरमीम की भी हिमायत करेंगे मुझे लगता है, और आने वाले टाइम में बड़े आसानी से। जी मुजम्मिल साहब, मौलाना साहब ने जो आज गुफ्तगू फरमाई है और वो इंतखाबात पर भी बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि जो इंतखाबात हैं, इलेक्शन है, वो गलत हुए। अगर वो नए इंतखाबात चाहते तो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने देते। सारा पाकिस्तान कह रहा है वो मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ ले जाना चाहते थे। मंसूर अली शाह पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम क्या है कि वो खुद मुस्लिम लीग नून कह रही है कि वो पुराने इंतखाब ख़त्म करने लगे थे। अगर मौलाना का ये स्टांस है कि इंतखाब ठीक नहीं हुए तो फिर तो उन्हें 26वीं आईनी तरमीम की, मौलाना कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। इस सियासत को आप समझें, उनका पॉलिसी और पोस्चर का खेल है। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को वोट डाला है, इसका मतलब है वो इन इंतखाबात को भी सपोर्ट करते हैं, इनके नतीजे में बनने वाली पार्लिमान को भी सपोर्ट करते हैं और इस हुकूमत को चलता भी देखना चाहते हैं। ठीक हो गया। और 26वीं आईनी तरमीम की 56 शिकें थी, असल ड्राफ्ट कुछ और था और फाइनल जो हुआ उसमें फ़र्क है। ये भी यही बात कर रहे हैं। जो हुकूमत को काम चाहिए था वो हो गया है, बाकी सब पॉलिसी पोस्चर का खेल है। या अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए हैं, मंसूर अली शाह खत लिख रहे हैं, वरना आज मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन रहे होते। तो मौलाना ने काम कर दिया है। ठीक है, बात पीटीआई की भी कर लेते हैं। अलीमा खान और इसके साथ ही साथ उज़मा खान की भी रिहाई हो चुकी है। कल हमने देखा बुशरा बीबी की रिहाई हो गई थी, लेकिन शौकत यूसुफजई पार्टी क़यादत पर बड़ा एतराज़ कर रहे हैं कि सीरियसली इमरान खान की रिहाई के लिए पार्टी कुछ नहीं कर पा रही। अच्छा देखें, अलीमा खान की रिहाई तो हमें श्योर ही थी। कल भी हमने कहा कि अब उनकी ज़मानत हो जाएगी और बुशरा बीबी पेशावर पहुंच गई हैं, सीएम हाउस में रहेंगी और कुछ इतलात थी कि उन्होंने कोई हाई पावर्ड मीटिंग बुलाई है, फिर तरदीद की गई है कि उन्होंने कोई इजलास नहीं बुलाया। लेकिन मेरे ख्याल में वो इजलास बुलाएंगी, लोगों से मिलेंगी, हदायत भी देंगी, रिमोट कंट्रोल से चलाएंगी। अब देखना ये है कि अलीमा खान और जो उनकी बहनें हैं वो पेशावर जाएंगी बुशरा बीबी को मिलने या बुशरा बीबी लाहौर आएंगी उनको मिलने। ये एक सवाल है कि जो अलीमा खान रिहा हुई हैं और उनकी दूसरी बहन रिहा हुई हैं, क्या नाम है उनका, उज़मा। तो ये जो दोनों बहनें जो इमरान खान की रिहा हुई हैं, क्या इनको भी केपी के सीएम हाउस में कमरा दिया जाएगा, नेक्सी दी जाएगी, या वो सिर्फ बुशरा बीबी के लिए है और ये लाहौर आके अपने घरों में रहेंगी? और क्या इनकी बुशरा बीबी से मुलाकात होगी या नहीं होगी, या ये अलग सियासत करेंगी वो अलग? देखें ना, अब यहाँ तो बुशरा बीबी इनको रिहाई के बाद मुबारक देने आए या ये बुशरा बीबी के पास जाएं, और अगर दोनों की मुलाकात नहीं होती या वो एक दूसरे को मुबारक नहीं देते तो फिर हम क्या करें? बनी गाला के हवाले से तो खबरें ये थी कि इसीलिए बुशरा बीबी वहाँ नहीं गई हैं क्योंकि वहाँ वो घर सेफ नहीं था, बग था वो, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग खदशात थे। पीएम हाउस भी नहीं है सेफ, तो सीएम हाउस भी नहीं है सेफ। तो फिर मेरा मतलब ये एक, मैं समझता हूँ वहाँ इक़्तिदार है केपी में, वजारत आला है, प्रोटोकॉल है। आप देखें ना कितने प्रोटोकॉल में वो गई हैं, कितनी पुलिस की गाड़ियाँ थी, सीएम प्रोटोकॉल था, सीएम के घर में रहेंगी। उन्हें क्या ज़रूरत है बनी गाला में रहने की जहाँ उनकी हुकूमत नहीं है? जहाँ हुकूमत है वहाँ रहने के लिए ये फजूल बात है। बग तो सीएम हाउस भी होगा। आपका ख्याल है सीएम हाउस बग नहीं होगा? क्या पीएम हाउस बग नहीं था? क्या हमने यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स की ऑडियोज़ नहीं सुनी?
शहबाज शरीफ की भी सुनी, इमरान खान की भी सुनी, सेफेस्ट लाइन पे, तो वो बाग तो हर ये फजूल, मैं नहीं इसको मानता। जहाँ वो गई हैं वो जगह बागनी होगी, ये उनको किसने यकीन दिला दी। ठीक है, वैलिड पॉइंट है। अच्छा जी, अब आज एक और भी अजीबोगरीब सा एक वाक़या हुआ है कि कैदी वैन जिसमें पीटीआई के ही कारकुन थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया था ज़ाहिर एहतजाज के दौरान, अब वो जो पेशी भुगत की अदालत से दूसरी जेल में उनको ले जाया जा रहा था संजानी टोल प्लाजा के करीब, और उन जो 2 कैदी वैनें हैं उन पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया और बुरी तरीके से, ये मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को कि जिस तरह से गाड़ी के शीशे टूट गए, कुछ जख्मी भी हुए, 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, 3 जो हमलावर थे उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब शेख वकास साहब दूसरी तरफ कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये जो कुछ कराया पुलिस ने कराया। देखिए, मैं समझता हूँ कि वैसे कुछ कैदी तो वापस गिरफ्तार भी हो गए हैं। मेरे ख्याल में ये कुछ अंदर से कुछ कैदियों की रिहाई के लिए ये ऑपरेशन होगा और बाकियों का वापस गिरफ्तारी है। इसमें तो कोई एमपीएस भी थे, उनके बेटे भी थे, और ये कुछ सारे तो वापस गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन अक्सरियत ही वापस गिरफ्तार हो गए हैं। मुझे नहीं लगता शेख वकास अकरम की इस दलील में वजन है कि ये हुकूमत का कोई स्टिंग ऑपरेशन था और ये हुकूमत ने उनके लोगों को खुद ही भगा कर, तो क्या ये किसी एक को मारने का तो आप पुलिस मुकाबला बना सकते हैं, 2 को, 180 को मारने का तो पुलिस मुकाबला कोई हुकूमत नहीं बना सकती। आपका ख्याल है शेख वकास अकरम ये कह रहे हैं कि पुलिस ने 180 कैदियों को मारने का प्रोग्राम बना लिया और उनको भगा कर ये ऑपरेशन करके तो उनको पीछे से गोलियां मारनी? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हुआ है पीटीआई के कुछ, आप पीटीआई बतौर सियासी जमात ये कह सकती है कि हमने नहीं किया, किसी का इनफरादी फेल होगा, कोई जो लोग गिरफ्तार हैं उनके लवाहिकीन ने किया होगा या कुछ होगा, या हम उसको एज पॉलिटिकल पार्टी डिसोन करते हैं, और जिन्होंने भी किया उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे और सबको वो अपील कर सकते हैं कि सब वापस गिरफ्तारी दे दें। वो तो बतौर एक सियासी जमात उनका स्टांस बनता है, या वो कह सकते हैं कि हम अपने सब कैदियों को सबको कहेंगे कि वो वापस गिरफ्तारी दें। इस तरह भागना ठीक नहीं है, कानून तोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन ये कहना जी कि जी पुलिस ने भगा के हमारे लोग वहीं खड़े हैं, मेरे ख्याल ज़्यादातर लोग वहीं खड़े रहे होंगे, उनमें से जिनके लिए ये ऑपरेशन होगा उन्होंने किया होगा, बाकियों ने तो ऑपरेशन नहीं किया होगा। लिहाजा मुझे शेख वकास अकरम साहब की बात में दम नहीं लगता। ये हुआ ज़रूर है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये पीटीआई की रेपुटेशन के लिए भी ख़राब है। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई को बतौर सियासी जमात अपनी देखें ना, फिर इनके मुखालफिन कहते हैं आप एक दहशतगर्द जमात हैं, आप तो अपने कैदियों को की वैनों पे हमला कर देते हैं, आप अदालतों से रिहाई लेने की बजाय बंदूक के जोर पर रिहाई लेते हैं, तो इट्स नॉट गुड। बतौर पीटीआई को इस पे बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी वाज़ेह स्टैंड लेना चाहिए और इन सबको कंडेम करना चाहिए। शेख वकास ने कहा कि बहुत से जो कारकुन थे वो इनकारी हैं, वो खड़े रहे और वो नहीं भागना चाह रहे थे, उसके बाद जो है पुलिस ने उन्हें दोबारा भी गिरफ्तार कर लिया। हमें नहीं पता किस तरह से ये हुआ। आईजी इस्लामाबाद की भी स्टेटमेंट है कि जो फरार होने वाले तमाम कैदी थे उनको एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये जो हुआ ना, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। हाँ, यकीनन इट्स इन अ बैड टेस्ट, और मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है, और फिर इससे मौका मिलेगा बाकी कैदियों की सिक्योरिटी टाइट करने का, इससे मौका मिलेगा हुकूमत को बाकी कैदियों पर सख्ती करने का। और मैं नहीं समझता ये कोई अच्छी रिवायत है। सियासी कैदियों ने तो कभी ऐसा नहीं किया, दहशतगर्दों ने किया है, क्रिमिनल्स ने किया है, लेकिन सियासी कैदी कभी ऐसा नहीं करते, और ये सियासी कैदियों का काम नहीं है ऐसे करना, मैं समझता हूँ। सर्च ऑपरेशंस भी जो है वो शुरू कर दिए गए हैं और हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी लोग केपी के होंगे, अब वो लोग भाग के केपी चले जाएंगे तो केपी गवर्नमेंट का क्या स्टांस होगा कि वो उनको पकड़ के वापस हवाले करती है नहीं करती है। जो तो पंजाब के या इस्लामाबाद के होंगे वो और बात है, लेकिन जो केपी के होंगे उनको पकड़ने के लिए तो अब केपी पुलिस का ताउन चाहिए होगा ना, और केपी पुलिस कितना ताउन करती है नहीं करती है वो एक अलग सवाल होगा। आईजी इस्लामाबाद की आगे स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि जी 2 एमपीए थे फरार होने वालों में जिन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। हमलावरों की तादाद 18 से 20 थी, जिनमें एक एमपीए का बेटा भी शामिल था, और पुलिस ने चारों के चारों हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। अब तो तफ्तीश होगी तो पता चलेगा। तफ्तीश होगी तो पता लगेगा। इससे ज्यादा इस वक्त इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए। एक सियासी जमात का फिर लोग ट्रॉल करना शुरू कर देंगे कि आप सियासी जमात के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन बहरहाल ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है किसी सियासी जमात की जानिब से, और मैं इसको पॉजिटिव नहीं देखता किसी सियासी जमात। अगर किसी एमपीए का बेटा भी इसमें मुलव्वस था तो उसको नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मनाजिर हम देख रहे हैं जिस तरह से टायर पंक्चर हैं। स्टॉक एक्सचेंज 90,000 पे पहुंच गया है, और इकॉनमी के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है कि स्टॉक एक्सचेंज 90,000 पे पहुंच गया है, और
इस वक्त हमारे वज़ीर ख़जाना अमेरिका में हैं, जहाँ से वो क्लाइमेट चेंज की फंडिंग और दूसरों के लिए अगर वो सारा कुछ भी मिल जाता है तो मईशत के महाज पर अच्छी खबरें हम देख पा रहे हैं और मईशत जो है वो मुस्तहकम होती देख रहे हैं। और स्टॉक एक्सचेंज का 90,000 पे जाना और रुपए की कदर का मुस्तहकम रहना और महंगाई में कमी, अगर ये तसलसल से कायम रहते हैं तो ये इस गवर्नमेंट के लिए एक पॉजिटिव चीज़ होगी, क्योंकि आम आदमी इस वक्त महंगाई से बहुत तंग है। 14 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम हुई हैं और मैं समझता हूँ कि चलो गर्मियाँ तो हमने बिजली के बिल दे दे के काट लिए हैं किसी भी तरह, अब सर्दियों में ये बिल कम होंगे तो फिर गैस का रौला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तो बुरा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल मईशत को ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये सियासी लड़ाइयाँ चलती चलती रहेंगी, असल चीज़ है मुल्क की इकॉनमी ठीक करना। 4 पैसे होंगे तो हम बहुत अच्छी तरह लड़ लेंगे। पैसे 4 मुल्क के पास होने चाहिए, माशी खुशहाली होनी चाहिए, बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए और सनतों को चलना चाहिए, फिर बाकी चीज़ें ठीक हो जाए। गरीब का चूल्हा चलता रहना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिसमें इस टाइम पूरी की पूरी मईशत इन्वॉल्व थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और उसी से हर ये अदालतों की लड़ाइयाँ भी चलती रहेंगी, पार्लियामान में लड़ाइयाँ भी चलती रहेंगी। अगर मईशत ठीक हो जाएगी ना तो हमें ये लड़ाइयाँ बुरी भी नहीं लगेंगी। जाहिर है लोग के कंसर्न शो नहीं करते। असल बात है कि मैं देखिए ना, इन गर्मियों ने आम आदमी का भुरकस निकाल दिया बिजली के बिलों ने बुरे तरह से। अगर और अब कोई सर्दियों में आके बिल नीचे आए हैं तो लोगों को सुख का सांस हुआ है। वो बिल हुकूमत ने बिजली सस्ती नहीं की, सर्दियों में वैसे ही बिल कम हो जाते हैं और इस वक्त चूंकि इतनी सर्दी भी नहीं है कि हीटर लगाए जाएं और पंखे भी बंद हो गए हैं और एसी भी बंद हो गए हैं तो बिल नीचे आ गए हैं, वरना इसमें हुकूमत का कोई खास इतना कमाल नहीं है। लेकिन IPPs के मुआहदे भी तो खत्म हुआ है। हाँ, लेकिन उसका इफेक्ट अभी को बिजली बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं हुई कि आप कहें कि 10 रुपये यूनिट सस्ती हो गई, अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी प्रोसेस की बात है। लोगों ने अपने घरों के जेवर बेच दिए, मोटरसाइकिलें बेची हैं, पता नहीं क्या क्या बेचकर बिजली के बिल अदा किए हैं, जो कि बहुत अलार्मिंग था। लेकिन अब अच्छी खबर आ रही है इस हवाले से कि मईशत जो है वो स्टेबल हो रही है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो ही इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हमें नजर आएगी। अब वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आम आदमी तक ये रिलीफ पहुंच रहा है या नहीं, क्योंकि 14 अशिया ज़रूरियाँ हैं जिनकी कीमतें कम हुई हैं, लेकिन फिर भी अवाम उस तरह से इसको रिलीफ नहीं समझते, क्योंकि आटे में नमक के बराबर है। देखना यही होगा कि आने वाले टाइम में मईशत कहाँ जाती है और हुकूमत यही रहती है तो मज़ीद क्या अवाम के भले के लिए फैसले करती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे सना कहवान को मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।